गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजी कॉमर्स गाइड। आज हम बिजनेस लॉ बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेम के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, यानी कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है। लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल का मतलब है कि जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है। वो होता है एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। तो वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक एग्रीमेंट के साथ साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स यानी कि क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। सो सबसे पहले आता है प्रपोजल यानी कि जब एक व्यक्ति यानी कि एक पार्टी अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है। यानी कि सपोज़ ए ने अपना घर बेचने के लिए बी के सामने प्रपोज़ल रखा, भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप उसको ख़रीदना चाहते हो। सो ये हो गया प्रपोज़ल, यानी कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा जो है वो दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है। सेकंड हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। अगर जो प्रपोज़ल रखा गया है वो दूसरी पार्टी जो है वो उस पर एग्री हो जाती है, यानी कि अपनी कंसेंट दे देती है, तो हम उसको कहेंगे कि प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। यानी कि अगर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो प्रॉमिस नहीं बन पाता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एग्रीमेंट क्या होता है, जब जो प्रपोज़ल रखा गया है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। यानी कि प्रत्येक वचन यानी कि प्रॉमिस या फिर वचनों का प्रत्येक समूह यानी कि अ ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस जिनमें जो प्रॉमिस किए गए हैं वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होंगे, यानी कि प्रतिफल होंगे। यानी कि एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन होगा और दूसरे का जो प्रॉमिस है वो पहले के लिए कंसिडरेशन होगा। सो जो प्रॉमिस होते हैं वो प्रॉमिस और एक दूसरे के लिए जो प्रतिफल है वो प्रॉमिस, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ए एक पेन जो है वो बी को 20 रुपये में बेचने का प्रॉमिस देता है, जिसके लिए बी 20 रुपये देने का वचन देता है, यानी कि प्रॉमिस देता है। अब दोनों ही जो वचन हैं वो ऑब्वियसली दोनों वचनों का समूह जो है वो एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ए को 20 रुपये मिलेंगे पेन के बदले, तो 20 रुपये जो है वो ए के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। और बी को पेन मिलेगा 20 रुपये के बदले में, तो बी के लिए पेन जो है वो कंसिडरेशन बन जाएगा। तो एग्रीमेंट होने के लिए एक तो कि दोनों पार्टीज़ का जो कंसिडरेशन होगा वो प्रॉमिस जो है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होंगे। इसके साथ ही एक बात और भी आ जाती है कि दोनों पार्टीज़ में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कंसेंट है वो एक ही बात पे होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग बात पे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो ए के पास 2 मकान है, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2। ए मकान नंबर 1 जो है वो बी को बेचता है, बट बी ये सोचता है कि वो मकान नंबर 2 खरीद रहा है। तो अब दोनों के दोनों घर तो बिक रहा है, घर बिक भी एक आ ही रहा है, लेकिन दोनों जो है वो एक बात पे सहमत नहीं है, दोनों की बातें जो है वो अलग अलग है। तो एग्रीमेंट होने के लिए एक बात होनी चाहिए और एक बात पे दोनों सेम भाव से जो है वो एग्री करने चाहिए। सो ये एक एग्रीमेंट में पॉइंट जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि वो एग्रीमेंट
जो दायित्व उत्पन्न करते हैं। दायित्व यानी कि लाइबिलिटी जिनसे बनती है वो अनुबंध का बेस है, यानी कि जो एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन बनती है वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए अपनी कार बी को ठीक करने के लिए देता है और बी कार ठीक करके ए से 200 रुपये मांगता है। अब दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, अब ऑब्वियसली एग्रीमेंट तो है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ए और बी के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न हो गया, यानी कि ए कार ठीक करा रहा है, बदले में बी 200 रुपये उसको बी को देने पड़ेंगे, और बी अगर 200 रुपये ले रहा है तो उसको कार ठीक करके देनी पड़ेगी। सो फिफ्थ पॉइंट आता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि अगर एक पार्टी अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं करती है, यानी कि अपने प्रॉमिस का पालन नहीं करे, तो दूसरी पार्टी को ये राइट होता है कि वो कोर्ट में उस वचन का पालन करा सके, यानी कि वो दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब यही होता है कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है। सो ये एक डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट तो होता ही होता है, बट साथ ही साथ जो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी होना चाहिए। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो बातें होनी चाहिए, यानी कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी होना चाहिए। एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब इससे हमें ये पता चलता है कि एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट वाइड टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो सोशल, कल्चरल, मोरल, सोशल सब टाइप का हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न करता है, जो दोनों पार्टीज़ के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न करता है, वही जो है कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए। सबसे पहले आता है एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक एग्रीमेंट होने के लिए ऑब्वियसली दो पार्टीज़ होंगी, एक प्रपोजल रखेगी, दूसरी एक्सेप्ट करेगी। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तो प्रॉमिस नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं होगा तो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। पहला पॉइंट हमारा है कि एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के साथ वो प्रपोजल रखेगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। दूसरा हमारे पास आता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का ऑफ द पार्टीज़ का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ में ये कैपेसिटी जो है वो होनी ही चाहिए। एक तो आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पहला है मेजर यानी कि 18 साल से बड़ा व्यक्ति, यानी कि जो 18 इयर्स का हो उसे मेजर कहते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक बात और भी आती है कि जिस व्यक्ति यानी कि जिस माइनर के लिए लॉ ने जो है, यानी कि कोर्ट ने, या फिर कोर्ट आप कह सकते हो, कोर्ट ने अगर गार्डियन नियुक्त किया है, यानी कि गार्डियन को अपॉइंट किया है कोर्ट ने, तो वो मेजर जो है, वो मेजर 21 साल का जब हो जाएगा, वो 21 ईयर्स का जब वो हो जाएगा, तब उसको हम मेजर कहेंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा है साउंड माइंड। साउंड माइंड वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ सकता है। तीसरा पॉइंट है लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनएलिजिबल घोषित नहीं कर दिया गया हो, यानी कि जिसको लॉ ने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, ना कर दिया हो, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब कि मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
साथ ही साथ कंसेंट उस समय मानी जाती है जब दोनों पार्टी जो है वो एक ही बात पर एक ही भाव से या आशय से सहमत होते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि ए जो है मकान नंबर 1 और 2 बी को बेचने के मतलब है ए के पास, बट ए जो है वो मकान नंबर 1 बी को बेचना चाहता है। बी सोचता है कि वो मकान नंबर 2 खरीद रहा है, तो दोनों एक ही बात पे तो सहमत नहीं है। सो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कंसेंट जो है वो एक ही बात पर और एक ही भाव से होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, यानी कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। एक की कंसिडरेशन दूसरे की कंसिडरेशन होनी चाहिए, दूसरे का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। और कंसिडरेशन जो है वो मनी की फॉर्म में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि ए अपनी बुक बी को बेचता है 200 रुपये में, बी को बुक मिल रही है 200 रुपये के बदले में, यानी कि बुक जो है वो बी के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 200 रुपये। कंसिडरेशन का मतलब भी क्या है कि बदले में कुछ मिलना।